उनको ना वो क्या पढ़ना था? केमिकल इक्विलिब्रियम और डाउट्स करने थे। मैंने आपसे कहा था कि आइडियल गैस और रियल गैस के डाउट्स डिस्कस करेंगे, है ना? आइडियल गैस और रियल गैस के डाउट्स डिस्कस करेंगे। तो अपन पहले थोड़ी देर पढ़ते हैं और फिर डाउट डिस्कस करेंगे। तो 1 आवर पहले पढ़ लेते हैं और फिर 1 आवर डाउट डिस्कस करते हैं। ठीक है? थोड़ी देर पढ़ते हैं और फिर डाउट डिस्कस करेंगे। राइट? तो केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं अपन, है ना? लास्ट टाइम जैसे मैं बता रहा था, और होप कि ओसी की क्लास सभी लोग अटेंड करते हैं। ओसी क्लास में आप मिस नहीं करते कुछ भी, ठीक है ना? कोई भी ओसी क्लास मिस नहीं करना, वरना फिर बाद में ओसी आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप ओसी क्लास मिस मत करना, ठीक है ना? क्योंकि धीरे 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 आपको ओसी सारा समझ में आएगा। तो अपन वैसे भी काफी स्लो पढ़ रहे हैं। चलो देखते हैं। अपन केमिकल इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, तो केमिकल इक्विलिब्रियम में देखते हैं अपन क्या करना है अपन को, ठीक है ना? तो केमिकल इक्विलिब्रियम में ठीक है, हमें केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ना है। तो ये नया चैप्टर होगा। उसी का अपने नेक्स्ट क्लास देखते हैं, या तो आज ही होगा या फिर अपन कुछ और मतलब ऐसे करेंगे। ठीक है ना? कितने बजे जाना है स्कूल? स्कूल कितने बजे जाना है तो मुझे बता देना, तो उस टाइम अपन नहीं रखेंगे उसी की क्लास। 2 to 3, ठीक है। मैं 2 to 3 नहीं रखूंगा उसी की क्लास, ठीक है? मतलब 1:30 से 3:30 के बीच में नहीं रखेंगे अपन, है? उसके बाद रखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम में अब देयर विल बी ए केमिकल रिएक्शन व्हिच शुड बी इन इक्विलिब्रियम स्टेट। तो जैसे जब अपन कहेंगे ना कि भाई केमिकल इक्विलिब्रियम में व्हाट विल हैपन कि भाई एक रिएक्टेंट है, ठीक है ना? हमारे पास रिएक्टेंट्स है या एक ही रिएक्टेंट है, ऐसे भी हो सकता है। तो रिएक्टेंट जो होंगे, ठीक है ना, दे विल गेट कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट। तो इनिशियली तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, लेकिन फिर बाद में प्रोडक्ट रिएक्टेंट में भी आना शुरू कर देगा। लेकिन जो प्रोडक्ट होगा वो रिएक्टेंट में भी आना शुरू कर देगा। और जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होगा, तो इसको कहते हैं अपन रिवर्सिबल रिएक्शन। तो ये रिएक्शन कैसे हो जाएगा? रिवर्सिबल रिएक्शन, है ना? मतलब ये यूनिडायरेक्शनल नहीं होगा, एक ही तरफ जाने वाला रिएक्शन नहीं होगा। इसको कहते हैं अपन रिवर्सिबल रिएक्शन। तो फिर इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होगी? तो अपन कहेंगे कि भाई जब इसका रेट इसमें कन्वर्ट होने का और इसका रेट इसमें कन्वर्ट होने का इक्वल हो जाएगा, मतलब रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट इनटू रिएक्टेंट, मतलब जिस रेट से प्रोडक्ट बन रहा है उसी रेट से प्रोडक्ट रिएक्टेंट में भी कन्वर्ट हो रहा है। तो अगर जिस रेट से ये बन रहा होगा 2 मोल्स पर लीटर, तो अगर उसी रेट से 2 मोल्स पर लीटर ये वापस भी आ रहा है, तो फिर तो अपन कहेंगे इसका कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगा। पर इनिशियली तो ये इसमें कन्वर्ट होगा, लेकिन जब ये इसमें कन्वर्ट होना शुरू होगा तो आफ्टर सम टाइम व्हाट विल हैपन, इसका रेट जितने रेट से ये प्रोड्यूस हो रहा है उतने ही रेट से ये डिकम्पोज होकर इधर भी आ रहा है। तो उस कंडीशन को अपन कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है? जैसे अज्यूम कर लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन डेली लाइफ से। मान लो हमने ट्रेन को स्टेशन से शुरू किया, ठीक है ना? हमने ट्रेन को स्टेशन से शुरू किया तो उस ट्रेन फिर एक स्पीड पे आ गया। फिर एक पर्टिकुलर स्पीड मान लेते हैं अपन की ट्रेन जो है वो 100 किलोमीटर पर आवर के लिए 3 आवर्स के लिए कंटिन्यूअसली रन करता रहा। फॉर 3 आवर्स उसका स्पीड था 100 किलोमीटर पर आवर। तो मतलब उन 3 आवर के लिए वो ट्रेन इक्विलिब्रियम में था। क्यों? क्योंकि उसका स्पीड रिमेन कांस्टेंट। ऐसे यहां पर कंसंट्रेशन रिमेन कांस्टेंट।
क्योंकि जिस रेट से ये बन रहा होगा उसी रेट से ये डिकम्पोज भी हो रहा होगा, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब है कि सिस्टम must remain constant with respect to concentration. It can be with respect to speed, it can be with respect to temperature, it can be with respect to pressure. That is called equilibrium conditions. ठीक है, तो अगर टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में होगा तो अपन कहेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम है भाई। अगर हमारे पास कोई एक बॉडी है जिसका टेम्परेचर T1 है, 300 केल्विन है, और एक दूसरा बॉडी है जिसका टेम्परेचर 500 केल्विन है, अगर मैं इन दोनों को जोड़ देता हूं तो ड्यू टू द कंडक्शन यहां से टेम्परेचर यहां फ्लो करेगा, और आफ्टर सम टाइम व्हाट विल हैपन, दोनों का टेम्परेचर एक जैसा हो जाएगा। देन दैट कंडीशन इज कॉल्ड थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन, राइट ना। तो अपन कहेंगे इसमें कि भाई अगर इक्विलिब्रियम लिखना है तो इसका साइन ऐसे होता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में। इक्विलिब्रियम के लिए अपन ऐसा साइन लगाते हैं, और वो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, वो फॉरवर्ड भी जा सकता है, वो बैकवर्ड भी जा सकता है। सो अपन कहते हैं इक्विलिब्रियम का मतलब है इन केमिकल रिएक्शन द कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, द कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम इज, केमिकल रिएक्शन में जो कंडीशन होगा, कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम इज the concentration of the reactant and product, concentration of the reactant and product remain constant, of a reactant and product remain constant, but the reaction doesn't stop, but reaction do not stop. So the rate of forward reaction is equal to rate of backward reaction. Rate of forward reaction is equal to rate of the rate of backward reaction. ये भाई होता है इक्विलिब्रियम कंडीशन। सो यहाँ पर अपन रेट ऑफ फॉरवर्ड को RF लिख लेते हैं, रेट ऑफ बैकवर्ड को R भी लिख लेते हैं। तो एट इक्विलिब्रियम अपन लिखेंगे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, इसको R भी लिख लेते हैं, और रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को अपन RF ऐसे कर, तो अपन को पता चल जाएगा कि भाई इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है। ठीक है, राइट, दैट इज इक्विलिब्रियम। We got it. What is equilibrium condition? ठीक है, the rate of forward reaction is equal to rate of backward reaction. तो एक बार अपन रिवर्सिबल रिएक्शन की बात कर लेते हैं, और पहले अपन इक्विलिब्रियम कंडीशन में जब इक्विलिब्रियम होगा रिएक्शन के पास तो व्हाट विल हैपन, विल चेक दैट। सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। तो अपन ऐसे कर लेते हैं भाई, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल what are the characteristics means what are the requirement की भाई रिएक्शन केमिकल इक्विलिब्रियम में रहे, तो उसको अपन कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं जनरली, what will happen at the equilibrium। ठीक है, तो अपन क्या कहेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स में, फॉर द इक्विलिब्रियम स्टेट विल राइट दैट
characteristics of chemical equilibrium. The reaction must be reversible. Reaction must be reversible. भाई अगर रिवर्सिबल डायरेक्शन में रिएक्शन होगा मतलब फॉरवर्ड भी जा सकता है और बैकवर्ड भी आ सकता है, तभी अपन उसे इक्विलिब्रियम बोल सकते हैं. ठीक है ना. रिएक्शन मस्ट बी रिवर्सिबल. दूसरा अपन कहेंगे और रिएक्शन मस्ट बी राइट ना, मस्ट बी in the dynamic equilibrium state. Dynamic equilibrium state. So जो dynamic equilibrium state होता है उसको अपन कहते हैं rate of forward should be equal to rate of backward. ऐसा that is called dynamic equilibrium state. So अपन क्या कहेंगे कि अगर अपन लिखेंगे कि भाई हमारे पास ऐसे एक रिएक्शन में, ठीक है ना, कोई रिएक्टेंट है अपने पास और वो कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में. सो रिएक्टेंट है अपने पास और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है. सो डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेट का मतलब है रिएक्शन डजंट स्टॉप बट द कंसंट्रेशन रिमेन कांस्टेंट. दैट इज कॉल्ड डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेट. बट द रिएक्शन डज नॉट स्टॉप so that the rate of forward reaction is equal to rate of backward reaction. उसी को कहते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम. So dynamic equilibrium state means rate of forward equal to rate of backward, but the reaction never stops. Never stops. Reaction चलता रहता है, लेकिन concentration constant होने की वजह से हमें लगता है कि reaction stop होता है, क्योंकि concentration constant है, लेकिन stop नहीं होता, वो reaction तो चलता रहता है. ठीक है. Now we can say that कि भाई अगर हमारे पास इनिशियली तो रिएक्टेंट ही कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट में, तो इनिशियली अगर रिएक्टेंट का रेट, वी आर राइटिंग दैट इट इज अ रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ ले लेते हैं हम. ये टाइम का ग्राफ है रेट वर्सेस टाइम के लिए. तो क्या होगा कि भाई रेट इनिशियली तो रिएक्टेंट जो होगा वो कम होगा और प्रोडक्ट जो होगा वो बढ़ेगा. ये तो रिएक्टेंट का ग्राफ है, क्योंकि रिएक्टेंट तो इनिशियली कम होगा और प्रोडक्ट जो होगा वो बढ़ेगा. और एक टाइम आएगा जब दोनों क्या होंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे. तो ये कांस्टेंट के लिए अपन कहते हैं दिस इज अ डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेट कंडीशन व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन. मतलब इसका रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड, तो दोनों में कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगा, इट बिकम्स कांस्टेंट. ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो यहां पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हो जाएगा, यहां पर रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन हो जाएगा. And after some time, what will happen? The rate of forward and backward remain constant. So the concentration of the reactant as well as product remain constant. So this is the graph related to the dynamic equilibrium state. The rate of forward and rate of backward reaction. Similarly, if we take example, suppose हमारे पास ऐसे given है अपन concentration versus. So we'll write the graph for ये तो अपन ने रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का ग्राफ बनाया, रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाया. लेट अस चेक द ग्राफ फॉर कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम. ग्राफ फॉर कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम. ठीक है. तो अगर हमारे पास सपोज एक रिएक्शन है, ऐसे अपन एक रिएक्शन ले लेते हैं भाई, ए है और इट इज इन इक्विलिब्रियम विद बी. अपन ए को रिएक्टेंट मान लेते हैं और बी को प्रोडक्ट मान लेते हैं. तो अगर हम इसको ग्राफ को बनाएंगे ऐसे, वी आर हैविंग अ ग्राफ लाइक दिस, तो अपन कहेंगे देखो भाई अब अपन कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं, नॉट द रेट, अपन कंसंट्रेशन और टाइम की बात कर रहे हैं. तो इनिशियली तो ए ही होगा बहुत ज्यादा अपने में,
तो इनिशियल मतलब टाइम 0 पे अपने पास ए होगा ये, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए ले लेते हैं इसको। तो ए का कॉन्सेंट्रेशन अपन ऐसे लिख लेंगे भाई, यहाँ पर ए है और उसके कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहे हैं, तो ए तो डिक्रीज होता रहेगा, राइट। ए तो डिक्रीज होता रहेगा और बी जो होगा वो क्या होगा, बी इंक्रीज होता रहेगा, क्योंकि बी इनिशियली तो 0 होगा, तो बी इंक्रीज होता रहेगा। तो एक पॉइंट आएगा जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए विल बिकम कांस्टेंट, तो अपन कहेंगे ए और बी के कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएंगे। तो ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी हो जाएगा जो कांस्टेंट हो गया आफ्टर टाइम टी, और ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए हो गया जो कि कांस्टेंट हो गया आफ्टर टाइम टी। तो जब ये लाइन स्ट्रेट हो जाएगी तो अपन कहेंगे देखो भाई कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो गए दोनों के। अगर कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएंगे तो अपन कहेंगे वो हो गया टाइम फॉर इक्विलिब्रियम। ये कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ, ये रेट का ग्राफ है, दोनों में डिफरेंस है। इसमें रेट तो ऑब्वियसली बात है दोनों के रेट इक्वल होंगे, तो एक पर्टिकुलर टाइम पे ही दोनों के रेट इक्वल हो जाएंगे ना यहाँ पर, तो इक्विलिब्रियम आ गया। तो अपन कहेंगे इस टाइम पे इसमें इक्विलिब्रियम आ गया। इसमें जिस टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएंगे अपन कहेंगे ये टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम है, नो डाउट ये टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम है, पर यहाँ पर टाइम का ग्राफ बनाया है, ये वो टाइम है जिसपे इक्विलिब्रियम आ गया। और इसमें जहां पर दोनों ये ग्राफ मतलब वो कर रहे होंगे, क्रॉस कर रहे होंगे, तो अपन ये बता देंगे कि ये वो टाइम है जब दोनों के कॉन्सेंट्रेशन इक्वल रहे होंगे। लेकिन कॉन्सेंट्रेशन इक्वल होना इज नॉट अ इक्विलिब्रियम, साइन ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मींस रेट इक्वल। तो कभी कभी अपन को ग्राफ ऐसे भी मिल सकता है भाई, तो ये वो टाइम है, तो एट टाइम t1 the concentration of A is equal to concentration of B, and T equilibrium, right now at T equilibrium the concentration of A and B becomes constant। तो वो तभी पॉसिबल है जब रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड हो जाए, तो ये इनके इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन। सिमिलरली इफ यू राइट वन मोर ग्राफ लाइक दिस, एक और ले लेते हैं बस, उसके बाद अपन पहले चैप्टर पढ़ेंगे, उसके बाद ये सब इतना न्यूमेरिकल अपन चेक करेंगे। तो मेरे पास सपोज ऐसे कितना, तो उस केस में अपन कहेंगे ठीक है भाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए और बी की बात करते हैं अपन। तो कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ अपन लिख लेते हैं ऐसे। तो अपन कहेंगे इनिशियली तो हमारे पास ए होगा जो डिक्रीज होता रहेगा, ठीक है ना। कॉन्सेंट्रेशन ए होगा अपने पास जो डिक्रीज होता रहेगा, और बी का कॉन्सेंट्रेशन, तो दिस इज द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन, तो अपन कहेंगे बी का कॉन्सेंट्रेशन विल बी लाइक दिस। क्यों? क्योंकि अब क्या होगा कि बी का कॉन्सेंट्रेशन अगर 1 मोल डिकम्पोज होगा तो बी के 2 मोल्स बनने चाहिए। इसका मतलब है कि चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी है, तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी विल बी मोर एज कंपेयर टू द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। जो बी का कॉन्सेंट्रेशन है उसमें ज्यादा चेंज आएगा क्योंकि वो डबल बनेगा एज कंपेयर टू जितना ए डिकम्पोज होगा। तो बी के कॉन्सेंट्रेशन को अपन बड़ा बना देंगे और ए के कॉन्सेंट्रेशन को अपन छोटा बना देंगे। तो ये जो डिफरेंस होगा, ये वाला डिफरेंस, ये इस वाले डिफरेंस से ये वाला डिफरेंस ऑलमोस्ट डबल होना चाहिए, बिकॉज वो ट्वाइस बन गया, ठीक है ना। तो अपन ऐसे बता सकते हैं। आप चाहो तो थोड़ा इसको और ऊपर की तरफ लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं अपन को, तो सो दैट कि वो डबल जैसे दिखे अपन, ताकि अपन बिल्कुल क्लियरली इसको बता पाए कि भाई ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए है, और जितना कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए चेंज होगा बी का कॉन्सेंट्रेशन उतना बढ़ेगा। तो ये वाला जो गैप है इट शुड बी हाफ ऑफ दिस गैप। व्हाट इज सो? क्योंकि अगर 1 मोल बी का 1 मोल इसका ए का डिकम्पोज होगा तो बी के डबल मोल्स बनेंगे, सो वी कैन राइट दैट। एंड जहां पर ये कांस्टेंट हो जाएगा इसको अपन टाइम ऑफ ए,
और ये वो टाइम होगा जब दोनों के कॉन्सेंट्रेशन बराबर हो। ठीक है, ये वो टाइम होगा जिसमें दोनों के कॉन्सेंट्रेशन बराबर हो। ठीक है, तो हम चेक कर सकते हैं। अब अपन कहेंगे भाई ठीक है, वी गॉट इट, की मतलब हमें कैसे बताना है कि व्हाट डू यू मीन बाय डायनेमिक इक्विलिब्रियम, द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एट डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेट रिएक्शन never stops, but the rate become equal, the rate of forward equal to rate of backward reaction. अब अगर मान लो मुझे कोई रिएक्शन ऐसे या कोई भी ले सकते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो अपन ऐसे भी ग्राफ बना सकते हैं। मुझे कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाना है, तो अपन ऐसे लिख सकते हैं कि भाई देखो, ए का कॉन्सेंट्रेशन सपोज इनिशियली तो मेरे पास ए होगा, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन डबल डिक्रीज होगा, तो ये मान लेते हैं अपन ऐसे डिक्रीज होगा, तो ये डिक्रीज होके यहाँ इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया, कांस्टेंट होगा। तो जितना इसका कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा, उसका कॉन्सेंट्रेशन जैसे इसके 2 मोल्स डिक्रीज होंगे तो इसका 1 मोल बनेगा, तो अब बी के मोल्स जो बनेंगे वो कम बनेंगे, ऐसे तो अपन ऐसे कम बना देते हैं भाई उसके मोल्स, ये बन गया। तो ए में डिक्रीज कितना आया, इतना डिक्रीज आया, बी में कितना बन गया, तो बन गया बी जो बनेगा वो हाफ ऑफ ए बनेगा, तो दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी एंड दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ। तो जरूरी नहीं है कि इक्विलिब्रियम के लिए ग्राफ क्रॉस होना कंपलसरी है कि नहीं है, वो जब क्रॉस करेंगे तभी वो होगा। अपन कहेंगे अगर क्रॉस करता है ग्राफ, तो इसका मतलब है इस रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन कभी इक्वल हो सकते हैं इस पॉइंट। लेकिन अगर ये ग्राफ क्रॉस नहीं कर रहा है, इसका मतलब है इस रिएक्शन में ए और बी का कॉन्सेंट्रेशन कभी इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि बी का कॉन्सेंट्रेशन ये रहेगा, सपोज ये 0.2 है, ये 0.4 है, ये 0.6 है, ये 0.8 है और ये 1 है, तो इसमें कितना चेंज आया, तो अपन कहेंगे 0.4, 1 था 0.6 बच गया, तो 0.4 चेंज आया, और इसमें कितना चेंज आया 0.2 का, क्यों, क्योंकि जब ये 0.4 डिकम्पोज होगा तो ये उसका आधा बनेगा, इस टाइप से। फिर मतलब हमने यहाँ पर सिर्फ इतना सीखा है कि भाई ग्राफ में अगर कुछ गिवन है तो अपन कैसे बता सकते हैं कि भाई व्हाट विल बी द चेंज इन, नियरली व्हाट विल बी द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, तो अपन ऐसे बता सकते हैं। मान लो अपन लिखा ट्वाइस ऑफ NH3 इज इन इक्विलिब्रियम विद दिस, एंड रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होता है क्योंकि ये हेबर प्रोसेस है अमोनिया के प्रिपरेशन के लिए। तो अपन कहेंगे भाई यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 होगा और यहाँ पर टाइम कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ। तो अपन कहेंगे देखो भाई इसमें ना NH3 गिवन है अपन को, तो NH3 जो है वो डिक्रीज होगा क्योंकि वो तो रिएक्टेंट है। जितना NH3 डिक्रीज होगा, विल से दैट, थोड़ा सा ग्राफ ऐसे बना देता हूँ, तो अपन कहेंगे भाई इसमें NH3 तो डिक्रीज होगा, तो जितना NH3 डिक्रीज होगा उसका आधा, क्योंकि इसके 2 मोल इसके 1 मोल N2 देगा, तो इसका N2 विल बी, तो H3 तो उसका 3 टाइम बनना चाहिए, मतलब H3 विल बी, क्योंकि इसके 3 मोल बनेंगे ना, इसके 2 मोल डिकम्पोज करेंगे तो ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 है, ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 है और ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2। तो इस केस में कभी भी किसी भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें भी ये ग्राफ और ये ग्राफ आपस में क्रॉस नहीं कर रहे हैं। सो राइट दैट यहाँ पर ये, और टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम जैसे ही वो कांस्टेंट होगा, जिस मोमेंट पे तीनों कांस्टेंट हो जाने चाहिए तो अपन कहेंगे वो टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम। तो इस टाइप से आप रीड करना है, अभी अपन ने कैलकुलेशन नहीं, ठीक है। तो ये रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ है, ये कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ, ठीक है, कि किस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो होगा
इनिशियली तो डिक्रीज होगा, लेकिन बाद में जाके वो कांस्टेंट हो जाएगा। और प्रोडक्ट इनिशियली 0 रहा होगा तो पहले तो कंसंट्रेशन बढ़ेगा, जब बैकवर्ड आएगा, और बैकवर्ड आएगा तो एक मोमेंट आएगा जब उसका कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगा, तो अपन कहेंगे वो डायनेमिक। तो ये तो हमारा पॉइंट नंबर 2 था और इक्विलिब्रियम कंडीशंस। ठीक है, अब अपन लिख सकते हैं पॉइंट नंबर 3। अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ जाए, एट इक्विलिब्रियम स्टेट, at equilibrium state, all conditions like conditions and factors like pressure, volume, temperature, number of moles, density, etc. should remain constant, must remain constant. ठीक है ना, सारे के सारे फैक्टर्स जो है ना, they must remain constant, must remain constant. अगर इनमें से कुछ भी चेंज हुआ तो इक्विलिब्रियम कंडीशन डिस्टर्ब होगी। Change in any of these factors will disturb the equilibrium. The change in any of these factors will disturb equilibrium. The equilibrium conditions. The change in any of these factors will disturb the equilibrium. So ये सारे factors, pressure, volume, temperature, number of moles, density, right ना, वो सारा का सारा constant होना चाहिए। Fourth point, a catalyst is used to attain equilibrium faster. Attain equilibrium faster. Catalyst use करेंगे so that equilibrium जल्दी आ जाए. So a catalyst is used to attain the equilibrium faster. And it should be such that जो catalyst अपन use करेंगे, अगर वो rate of forward reaction को increase करेगा, तो rate of backward reaction को increase करेगा. So its nature must be such that if it increase rate of forward reaction, if it increases RF, then it will also increase RB. ये RB को भी इंक्रीज करेगा। अगर वो RF को इंक्रीज करेगा तो RB को भी इंक्रीज करेगा। रेट ऑफ बैकवर्ड अपन को पता है, RB इज नथिंग बट द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, ये कैटलिस्ट का रोल होगा, फिर अपन और डिटेल में देखेंगे आगे। The gaseous reaction must be carried out. Gaseous reactions must be carried out. Must be carried in closed vessel. क्योंकि अगर कोई गैसेस हैं और वो escape करके अगर रिएक्शन से, तो फिर वो बैकवर्ड रिएक्शन कैसे बन पाएगा? सो जो भी गैसेस रिएक्शंस हैं उनको क्लोज वेसल में होना कंपल्सरी, राइट? सो अगर हमारे पास ये CO3 है, ये सॉलिड है, इसको डिकम्पोज करते हैं और इक्विलिब्रियम बनाते हैं, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड और CO2। ये तो गैस होगा, तो अगर वेसल क्लोज नहीं होगा तो CO2 गैस स्केप कर जाएगा
और CO2 गैस एस्केप करेगा तो फिर हम रिएक्शन को बैकवर्ड नहीं ला पाएंगे। दैट्स व्हाई जो भी आपके राइट ना रिएक्शन जिनमें गैसेस इन्वॉल्व हैं दे मस्ट बी कैरिड आउट इन अ क्लोज्ड पाथ। तो दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स, ये कंडीशंस हैं कि हमको जो फॉलो करना है केमिकल इक्विलिब्रियम। Now, before going to the chemical reactions, हम एक छोटा सा पार्ट और डिस्कस कर लेते हैं, and that part is a reversible reaction क्या होते हैं और irreversible reaction क्या होते हैं। Reversible reactions and irreversible reaction. Reversible reaction, ठीक है। Reversible reaction जो होते हैं, they are bidirectional. Bidirectional. Bidirectional का मतलब होगा वो फॉरवर्ड भी जाते हैं और बैकवर्ड भी आते हैं। Means they will shift in forward direction as well as backward direction. Forward as well as backward. Backward direction. They will shift forward as well as backward direction. ये यूनिडायरेक्शन होता है। सो इसमें तो साइन अपन को पता है ऐसे लगाना होगा तो रिवर्सिबल रिएक्शन है। ये यूनिडायरेक्शनल होता है, तो यूनिडायरेक्शनल मींस दे विल यूनिडायरेक्शनल, और यूनिडायरेक्शनल का मतलब होगा मींस दे कैन ओनली move in one direction. So generally we'll say that they will move in the forward direction. They will only move in forward direction. वो सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो इसमें जो अपन एरो यूज करते हैं वो ऐसे यूज करते हैं भाई, जैसे नॉर्मल एरो अपन यूज करते हैं, रिएक्शन एक ही डायरेक्शन में जाएगा। दूसरा अपन लिख सकते हैं अगर ये बाई डायरेक्शनल होगा, फॉरवर्ड भी जाएगा और बैकवर्ड भी आएगा। अगर ये फॉरवर्ड भी जाएगा और फिर बैकवर्ड भी आएगा तो इसका मतलब ये रिएक्शन कभी कंप्लीट हो ही नहीं पाएगा। So we'll say that reaction never goes for completion. Reaction can never be complete. ये कभी कंप्लीट नहीं हो पाएगा, वो कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि एक ही डायरेक्शन में जाना है ना, पहले रिएक्टेंट होगा बाद में प्रोडक्ट होगा। रिएक्शन कैन बी कंप्लीटेड, कैन बी कंप्लीटेड। फिर अपन लिख सकते हैं कि भाई देखो केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या होगा, इक्विलिब्रियम रिएक्शन में अगर कोई कंपाउंड बनेगा, मान लो ये मेरे पास ऐसे बी इन इक्विलिब्रियम विद सी, अगर इसके 0.5 मोल्स हैं और इसके 0.1 मोल्स, तो अपन कहेंगे देखो भाई अगर इन दोनों में ये लिमिटिंग एजेंट है, लेकिन अगर ये फॉरवर्ड जाएगा तो बैकवर्ड भी तो आएगा, मतलब ये कभी कंप्लीटली कंज्यूम हो ही नहीं पाएगा क्योंकि फॉरवर्ड जाएगा तो बैकवर्ड भी आएगा। मतलब केमिकल इक्विलिब्रियम रिएक्शन में कभी कोई लिमिटिंग रीजन नहीं होता। देयर इज नो लिमिटिंग रीजन इन इक्विलिब्रियम रिएक्शंस। मतलब कोई भी कंप्लीटली कंज्यूम नहीं होगा इन राइट ना इक्विलिब्रियम रिएक्शंस। इक्विलिब्रियम रिएक्शन में कभी कोई लिमिटिंग रीजन नहीं होगा। इक्विलिब्रियम रिएक्शन में कभी भी कोई लिमिटिंग रीजन नहीं होगा।
ऑब्वियस सी बात है, यूनिडायरेक्शनल है तो देयर इज लिमिटिंग रीजन, लिमिटिंग रीजन। फोर्थ देख लेते हैं। So here there will be a limiting region. There is no limiting region in this. ठीक है, इसमें अपन कहेंगे भाई अगर लिमिटिंग रीजन नहीं है तो ऑब्वियसली बात है अपन कहेंगे दिस कैन बी द इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन्ड फ्रॉम एनी डायरेक्शन, मतलब रिएक्शन को किसी भी डायरेक्शन से शुरू किया जा सकता है और रिएक्शन कैन बी स्टार्टेड फ्रॉम एनी साइड, कैन बी स्टार्टेड फ्रॉम एनी साइड, फ्रॉम एनी साइड, और रिएक्शन को अपन किसी भी साइड से स्टार्ट कर सकते हैं। Here reaction cannot be started from any side. वो रिएक्टेंट होगा बाद में प्रोडक्ट में ही कन्वर्ट होगा, वो यूनिडायरेक्शनली होगा, cannot be started from any side, started from any side. है ना, अगर हमारे पास ऐसे गिवन है, यहाँ पर कोई रिएक्शन अपन को गिवन है कि भाई ट्वाइस ऑफ NH3 है और वो इक्विलिब्रियम में है N2 + 3H2, तो ऑब्वियस सी बात है मैं इन दोनों को मिक्स करके ये बना सकता हूं या इससे वो बना सकता हूं, एक ही बात होगी इक्विलिब्रियम कंडीशन। लेकिन यहां तो मान लो मेरे पास मैग्नीशियम कार्बोनेट गिवन है, मैंने इसको डिकम्पोज कर दिया, सॉलिड था और मैंने इसको MgO बनाया सॉलिड और प्लस CO2 गैस लिबरेट करके आया। तो अब मैं इसको ऐसे थोड़ी बोल सकता हूं कि भाई इन दोनों को मिक्स करके ये बन जाएगा, ऐसे ही बन जाएगा। हमें इक्विलिब्रियम अटेन करना है तो इसको और इन दोनों को क्लोज्ड वेसल में होना चाहिए, देन ओनली इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन्ड। आई एम नॉट टेलिंग कि भाई इक्विलिब्रियम अटेन नहीं हो सकता, लेकिन आपको इक्विलिब्रियम साइन लगाना पड़ेगा ना। आप इसको उल्टा लिखोगे तो आप कहोगे इन दोनों को, तो आप एक ही तो साइन लगाओगे कि ऐसे इक्विलिब्रियम साइन थोड़ी लगा देंगे, राइट ना, तो वो रिएक्शन विल गो फॉर कंप्लीशन। तो वो यूनिडायरेक्शनल होता है, एक ही डायरेक्शन होता है, तो किसी भी डायरेक्शन से अपन स्टार्ट नहीं कर सकते उसको। अब रिवर्सिबल रखना है तो क्लोज्ड वेसल में होगा, इररिवर्सिबल तो ओपन वेसल हो सकता है, तो अपन लिखेंगे reaction carried in closed vessel, in closed vessel, can be in open vessel, can be in open vessel। तो इनको ओपन वेसल में भी कर सकते हैं, इनको जनरली अपन क्लोज वेसल में, इतना डिफरेंस था। अब कभी कभी हमें पता होना चाहिए कि भाई ऐसे कौन से रिएक्शन है जो कभी इक्विलिब्रियम अटेन नहीं कर सकते। तो ये आपका रिवर्सिबल और इररिवर्सिबल रिएक्शन। अब अपन लिखने वाले हैं द रिएक्शन व्हिच विल नॉट बी इन इक्विलिब्रियम स्टेट। ऐसे कोई रिएक्शन देखते हैं अपन जो इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं हो सकते, वो अपन ऐसे लिखते हैं। इसी वाले पार्ट बना लेते हैं, अब नोट करें reaction which can never be in equilibrium state, which can never be in equilibrium state। ऐसे रिएक्शन देखते हैं अपन जो कभी इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं हो सकते। तो एक तो अपन कहेंगे एग्जांपल के लिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड बेस रिएक्शन, बेस रिएक्शन। अगर अपन एसिड और बेस का न्यूट्रलाइजेशन करते हैं, आपस में उनको मिक्स करते हैं, तो वो रिएक्शन कभी इक्विलिब्रियम में नहीं होता।
तो अपन कहेंगे मेरे पास HCl है, मेरे पास NaOH है, अगर मैं इसको रिएक्ट करूंगा तो मुझे NaCl मिलेगा और H2O मिलेगा। मुझे कभी NaCl को पानी में डाल के HCl और NaOH नहीं मिल सकता। भाई एसिड और बेस एक साथ पानी में कैसे हो सकते हैं? वो तो रिएक्ट करेंगे ही करेंगे। सो ऐसे रिएक्शंस जो इक्विलिब्रियम अटेन नहीं कर सकते। सो एक तो एसिड बेस रिएक्शंस जो कभी इक्विलिब्रियम अटेन नहीं करेंगे। दूसरा होगा, अब इसमें अपन कुछ भी लिख सकते हैं और भी रिएक्शन लिख सकते हैं अपन, जैसे H2SO4 है, इसको अपन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर सकता हूं, तो आई विल गेट द मैग्नीशियम सल्फेट प्लस ट्वाइस ऑफ H2O, तो विल गेट लाइक दिस। तो दे आर इक्विलिब्रियम रिएक्शन, ये एसिड है और ये बेस, तो ये सॉल्ट था और वाटर बना। ठीक है। दूसरा, reactions in which precipitation occurs, ठीक है। तो अगर कोई रिएक्शन ऐसा है जिसमें प्रेसिपिटेशन होता है, तो अपन कहेंगे देखो भाई, अगर मेरे पास ऐसे मैंने क्या किया, NaCl सोल्यूशन ले लिया पानी में, ये एक्वस लिखा हुआ है मतलब पानी में सोल्यूशन ले लिया, तो पानी में ये Na पॉजिटिव होगा और Cl नेगेटिव होगा, और इसको मैंने एक्वस पानी में जो NO3 था इस सोल्यूशन के साथ मिक्स कर, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 सोल्यूशन के साथ, दैट इज कॉल्ड सिल्वर नाइट्रेट। तो फिर अपन को प्रेसिपिटेट मिल जाएगा AgCl का वाइट पीपीटी मिलता है। अगर पानी में ये प्रेसिपिटेट बन रहा है, इसका मतलब है कि पानी में वो डिसॉल्व नहीं होता, तभी तो पानी में प्रेसिपिटेट बना रहा है। सो अगर ये पीपीटी बनेगा तो ये वापस जो इसके अलावा, दिस इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ NaNO3 बनेगा अपने पास। NaNO3 तो एक्वस होगा, लेकिन प्रॉब्लम ये तो पानी में डिसॉल्व हो जाएगा, लेकिन अगर ये पानी में डिसॉल्व नहीं हुआ तो रिएक्शन बैकवर्ड नहीं आ पाएगा। तो फिर ऐसे कोई भी रिएक्शन जिनमें प्रेसिपिटेशन हो रहा होगा, अपन कहेंगे वो रिएक्शन बैकवर्ड नहीं आ पाएगी। तो लिख लेते हैं भाई कि अगर मेरे पास NaBr है और मैं इसको लेड नाइट्रेट से रिएक्ट करता हूं, तो लेड नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करेंगे तो विल गेट दैट PbBr2, तो अपन को ये मिलेगा प्लस विल गेट दैट NaNO3 एक्वस सॉल्यूशन। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये रिएक्शन बैकवर्ड नहीं आएगा, बिकॉज दिस इज वाइट पीपीटी। तो ऐसे प्रेसिपिटेट बना के अपन बता सकते हैं कि दीज आर द प्रेसिपिटेट व्हिच आर फॉर्म्ड इन द रिएक्शन। तो अगर किसी रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बनते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें पहले से पता होना चाहिए कि कौन प्रेसिपिटेट होते हैं, कौन प्रेसिपिटेट नहीं होते। बिल्कुल वो आइडिया तो अपन को होना चाहिए, और वो धीरे धीरे अपन को पता चलेगा कि प्रेसिपिटेट क्या होता है। न्यूट्रलाइजेशन पता है अपन को क्योंकि एसिड बेस पता है, इसलिए न्यूट्रलाइजेशन में प्रॉब्लम नहीं। So this is about that those reactions which are right now, which can never attain the equilibrium. अब इसमें अपन को जो मेन पार्ट है, अब चैप्टर में शुरुआत होती है, लॉ ऑफ मास एक्शन बोलते हैं अपन उसे। सो विल राइट दैट लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ एक्टिव मास बोलते हैं अपन उसे, या फिर मास एक्टिव मास और मास एक्शन, मास एक्शन, ठीक है ना। इट वाज गिवन बाय गुल्डबर्ग, सो बाय गुल्डबर्ग।
वैसे कोई साइंटिस्ट का नाम थोड़ी पूछना होगा कि किसने दिया था, क्या क्या किया था, हमें तो कंसेप्ट से। सो ये वो रिएक्शंस थे जिनमें कभी इक्विलिब्रियम नहीं। अब लॉ ऑफ एक्टिव मास या मास एक्शन से पहले थोड़ा अपन डाउट डिस्कस कर ले, क्योंकि हमें डाउट्स की जरूरत है, क्योंकि एक बार अपन ये शुरू करेंगे तो फिर हमें स्टॉप होना थोड़ा मुश्किल होगा बीच में, क्योंकि फिर हमें उसे कंप्लीट करना चाहिए। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, पहले डाउट डिस्कस कर लेते हैं। तो आपके जो भी डाउट्स हैं, हमने शायद एक्सरसाइज 1 तो डिस्कस कर लिया था, लेकिन एक्सरसाइज 1 में भी शायद पार्ट 2 डिस्कस नहीं हुआ था। पार्ट 1 आपको सबमिट करना है, ये आपको पता है ऑलरेडी। आप मुझे पार्ट 2 बाकी है, बिल्कुल। तो आप पार्ट 2 बता दीजिए गैसियस स्टेट का, तो अपन पार्ट 2 डिस्कस कर लेंगे। गैसियस स्टेट में जो पार्ट 2 है, पार्ट 2 एक्सरसाइज 1 के पार्ट 2 का कोई डाउट है तो आप वो बता सकते हैं, फिर अपन उसके बाद बाकी डिस्कस करते हैं। बताओ भाई, पार्ट 2 A3 A4 A16 B3 B4। तो A3 A4 A16 B3 एंड B4 ये अब तक मेरे पास आया। C3 D5 F2 C3 D5 एंड F2 ये आया। किसी का कोई और डाउट है तो बता सकते। अगर किसी को और डाउट होगा तो वो लिखेगा। मैं पहले A3 से शुरू कर लेता हूँ। A3 वाला वैसे मतलब ये तो अपन ने प्रेशर ऑफ द गैस इन द कॉलम, तो इस टाइप का क्वेश्चन अपन ने किया तो है थोड़ा बहुत, बट अपन ने दूसरा मतलब ऐसे, ठीक है, अपन दूसरे लिक्विड के लिए भी बता सकते हैं। अब आप इसको इसी में चेक कर लो मैं कैसे बता रहा हूँ। ठीक भाई, अगर मेरे पास ऐसे गिवन है, एक वेसल है, उसमें मर्करी फिल्ड है, ठीक है, अपन ने ऐसे मर्करी फिल करा, ठीक है, और इसमें ना अपन ने थोड़ा सा ऐसे टेस्ट ट्यूब को ऐसे टिल्ट कर रखा है, और यहाँ पर गैस। तो इस टाइप के कंपाउंड में या इस टाइप के इक्वेशन में अपन को पता है किस टाइप से अपन को, ये अपन को दे रखा है कि भाई यहाँ पर जो है ना एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री। ठीक है भाई, तो अपन क्या करेंगे, इसमें उसने मरकरी फिल कर रखा है, तो अपन कहेंगे यहाँ तो अपन मरकरी फिल कर रखा है, ये मरकरी, इसमें अपन को 20 सेंटीमीटर दे रखा है। यहाँ पर कोई दूसरा लिक्विड है, तो अपन कहेंगे यहाँ पर कोई दूसरा लिक्विड है, और वो लिक्विड जो है यहाँ पर ये दूसरा लिक्विड, तो इस लिक्विड में अपन को 20 सेंटीमीटर है, उसकी भी डेंसिटी मुझे गिवन है। अब अपन को एक बात पता है अच्छे से कि अगर किसी कॉलम में, सपोज अपन को अगर किसी कॉलम में अपन को ऐसे मरकरी गिवन है, अगर ये ऐसे होता है कि भाई ये 20 सेंटीमीटर ये मरकरी है ना, 20 सेंटीमीटर मरकरी है, 20 सेंटीमीटर मरकरी है, तो अपन सीधा बोल देते पी ऑफ द गैस, यहाँ पर ये क्लोज्ड है, तो अपन कहते हैं ये प्रेशर ऑफ द गैस जो है, तो यहाँ पर गैस जो है वो नीचे की तरफ प्रेशर लगा रहा होगा, मरकरी ऊपर की तरफ प्रेशर लगा रहा होगा, तो फिर अपन गैस का प्रेशर बोल देते हैं कि भाई गैस का प्रेशर जो होगा दैट विल बी इक्वल टू प्रेशर ऑफ मरकरी प्लस प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर, क्योंकि एटमॉस्फेयर भी इस पर प्रेशर लगा रहा होगा, पी एटमॉस्फेयर, तो अपन वो उसको प्रेशर बता देते हैं उसका।
ठीक है, क्योंकि एटमॉस्फेयर प्रेशर लगा के इसको अंदर की तरफ जाने के लिए बोल रहा होगा, तो कितना हाइट आया वो अपन को पता चल जाए, तो प्रेशर। पहले तो अपन क्या करेंगे कि ये अपन को 20 सेंटीमीटर के बना, तो पहले अपन इस लिक्विड को मरकरी के टर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं कि अगर मरकरी होता तो कितना हाइट होता है, क्योंकि मरकरी को अपन डायरेक्टली प्रेशर ले लेते हैं ना भाई, एटमॉस्फेयर ले लेते हैं अपन कितना सेंटीमीटर ना 76 और मरकरी कितना 20, तो अपन बता देते प्रेशर ऑफ द गैस, ये आ गया हमारे पास आंसर, क्योंकि एटमॉस्फेयर तो अपन को पता होता है। तो अपन क्या करेंगे, इसमें जो टोटल प्रेशर कैलकुलेट करेंगे अपन को गिवन है, ठीक है ना, तो अपन प्रेशर बना देते हैं भाई कितना होगा। तो अब अपन क्या करेंगे भाई इसमें, तो अगर अपन प्रेशर कंसीडर कर रहे हैं तो इसमें एक पार्ट और करना पड़ेगा, अपन को रुकना है, ठीक है। मैं इसमें प्रेशर ऑफ द गैस फिर से लिखे बताता हूँ, थोड़ा बड़ा बनाता हूँ, क्योंकि अगर छोटा बनेगा, जब बना ही रहे तो बड़े में ही बता दो, थोड़ा और अच्छा लगेगा ना अपन को। देख अपन ऐसा है, अपन तो एक बात जानते हैं भाई, हमें प्रेशर इक्विलिब्रियम आना चाहिए। कैसे? अगर आपने यहां तक मरकरी फिल कर रखा है और यहां पर गैस है, तो मैं क्या कहूंगा भाई, गैस ना नीचे की तरफ मरकरी को पुश कर रहा होगा, मरकरी खुद भी ग्रेविटी की वजह से नीचे आना चाहता है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से उस ट्यूब में, लेकिन ये नहीं आने देता, लेकिन ये नहीं। तो अपन क्या करेंगे, अच्छा भाई, तो प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर इन दोनों को बैलेंस कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये यहां से ऐसे प्रेशर लगा रहा है तो ये ऊपर की तरफ पुश कर रहा होगा ना उसको, तो प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर मतलब ये वाला प्रेशर मेरे लिए ऐसे हो जाएगा, प्रेशर ऑफ द गैस प्लस प्रेशर ऑफ मर्करी इन द कार्बन। तो मर्करी को तो डायरेक्टली ले लेते हैं हम, अगर आप कहते हैं कि भाई ये 20 सेंटीमीटर है, तो अपन कहते हैं अच्छा ये 20, तो फिर प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर कितना है तो वो तो आपको बताना पड़ेगा, अगर 76 है तो मैं ऐसे लिख के बता दूंगा कि अब गैस का प्रेशर कितना है, मैं यही चीज यहां पर। मरकरी चाहता है मैं बाहर आ जाऊं, लिक्विड भी चाहता है मैं बाहर आ जाऊं, मरकरी भी चाहता है मैं बाहर आ जाऊं, और गैस भी चाहता है मैं बाहर आ जाऊं, लेकिन क्या नहीं आने दे रहा है उसे बाहर, प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर, क्योंकि प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर इस पर लग रहा होगा, वो उसे बाहर नहीं आने दे रहा। तो अपन ने लो भाई बैलेंस कर देते हैं, pressure of atmosphere is equal to pressure of the gas plus pressure of mercury plus pressure of liquid, pressure of liquid, वो liquid ऐसे करेगा। अपन क्या करेंगे भाई, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो गिवन था उस क्वेश्चन में 75 गिवन है, ये अपन को कैलकुलेट करना है प्रेशर ऑफ, ये कितना गिवन है 20। अब इस लिक्विड का प्रेशर कितना कंसीडर करें, तो मैंने आपको किसी भी लिक्विड को मरकरी में कन्वर्ट करना सिखाया था कि हाउ टू कन्वर्ट इनटू द हाइट ऑफ द मरकरी। तो अपन क्या करेंगे, प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ मरकरी, ये भी डेंसिटी इंटू जीएच होता है ऑफ लिक्विड, दिस विल बी डेंसिटी ऑफ मरकरी इंटू जी इंटू एच ऑफ मरकरी, कर देते हैं, तो जी तो कैंसिल हो जाएगा, तो गिवन है इसका हाइट मुझे गिवन है 20, तो मरकरी के टर्म्स में क्या आ जाएगा, मरकरी का डेंसिटी होता है 13.6 और हाइट इन टर्म्स ऑफ मरकरी आ गया मेरे पास, तो हाइट विल बी इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ मरकरी इज 10 सेंटीमीटर, मतलब इस लिक्विड का हाइट जो मरकरी के टर्म में आ रहा है वो 10 आ रहा है, 10 आ रहा है ना, नहीं हाँ, ये कितना गिवन था एक बार देख लेता हूँ, 20 गिवन है अपन को, है ना, और डेंसिटी अपन को गिवन है 10 ऑफ लिक्विड एक्स, तो ये लिक्विड एक्स था, ये अपन को 20 गिवन है, ठीक है, तो अपने पास आ गया।
कैलकुलेट कर लेते हैं। 20 सेंटीमीटर गिवन है अपन को। सो अपन ने क्या किया, ये 10 सेंटीमीटर आ गया राइट ना, इसको डिवाइड करेंगे इनटू एच डी ना, तो आ गया बस। मरकरी का डेंसिटी गिवन है इसमें, एक मिनट में मरकरी का डेंसिटी देख लेता हूँ, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है मरकरी का डेंसिटी, ठीक है। अब ना अपन ये डायरेक्टली तब कर सकते थे जब अपन को ऐसे गिवन होता, ऐसे गिवन होता, लेकिन अब क्या गिवन है अपन को, अब तो टिल्टेड गिवन 60 डिग्री पे। हाँ, तो फिर डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते आप ऐसे, आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि अपन को एक बात पता है ना, अगर कोई लिक्विड ऐसे ग्रेविटेशनल पुल लगा रहा है तो वो ज्यादा लगाएगा, और अगर ऐसे थोड़ा सा टिल्टेड करोगे तो फिर उसका हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा एंगल से, ट्रिग्नोमेट्री का। तो अपन कहेंगे भाई इसका ना जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, तो अपन इसको ऐसे लगा देते हैं भाई, ये वाला जो फोर्स होगा इसका, क्योंकि इधर भी ये ऐसे लगा रहा होगा मरकरी और इधर भी ऐसे लगा रहा होगा, तो अपन को इनमें क्या लेना पड़ेगा, बताओ भाई क्या लेना पड़ेगा, क्योंकि इधर ना फोर्स जो रिजल्टेंट फोर्स है वो तो ऐसे लगेगा, और ये वाला फोर्स निकालना है, ये वाला। तो ये एंगल जो अपन को गिवन है वो कितना गिवन है, ये वाला एंगल अगर 60 है तो ये वाला एंगल 30 होगा, मतलब ये वाला एंगल 30 होगा, तो ऐसे गिवन है ना अपन को निकालना है ऐसे। ये अगर अपने पास 60 गिवन है तो ये वाला एंगल 30 होगा, होगा ना, तो ये वाला एंगल कितना होगा, कितना हो जाएगा, तो अपन कहेंगे ये वाला एंगल मुझे गिवन है, तो अपन तो ये अपन 60 ले लेते हैं, और ये वाला ऐसे अपन को पता है, तो ठीक है, बाकी अपन को पता है, तो ठीक है। अब क्या करें अपन, ये एंगल है तो ये तो परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये बेस हो गया, तो क्या ले लें, साइन थीटा कॉस थीटा, ये वाले पार्ट को कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि ये वाला पार्ट कैलकुलेट करना है ना अपन को, तो साइन थीटा ले लें कॉस थीटा ले लें, क्योंकि ये 20 मुझे गिवन है, ये वाला कंपोनेंट अपन को कैलकुलेट करना है, ये तो 20 आपको गिवन है कंपोनेंट, क्या लिखें अपन, साइन या कॉस, क्या ले लें, कॉस थीटा ले लें, लो भाई कॉस, चलो भाई हो बेस, तो हाइपोटेन्यूज 20 गिवन है अपन को, और अपन को ये बेस कैलकुलेट करना है, तो हो गया आपका काम। तो हाइपोटेन्यूज अपन को 20 गिवन था, तो इसको लिखते हैं अपन 20 cos 30 डिग्री 60 डिग्री, और ये लिखने के ऊपर कितना आ रहा था अपने पास 10 cos 60 डिग्री, ये लो भाई आपका आंसर। cos 60 डिग्री कितना होता है, कितना होगा, 60 डिग्री 1/2, तो फिर लिख दो 1/2 भाई, तो अपन ने क्या लिखा, 75 इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ द गैस प्लस 20 इंटू 1/2 ना cos 60 प्लस 10 इंटू 1/2, लो भाई, ठीक है। हाँ, तो बताना है बस, वही बात है, मुझे पता है आप लोगों को पता है cos 60 डिग्री कितना है, लेकिन बताना तो है ना, लगे तो क्या आप लोग सॉल्व कर रहे हो, तो हो गया, ये आपका आंसर आ गया, कितना आ रहा है, 10 प्लस 5, इससे माइनस कर दो तो 60 अपना आंसर आ गया, ठीक है ना, तो 60। अब आपको मेरे ख्याल से कंसेप्ट अच्छे से क्लियरली समझ में आ गया अपन को करना क्या होता है, ठीक है। अब देखो, अपन को गिवन था मैनोमीटर में इज अटैच्ड विद दिस, तो अब एक मैनोमीटर ले लिया अपन ने, ठीक है भाई, और भी बता देता हूँ कैसे मैनोमीटर मैंने ले लिया। इनिशियली दोनों में एक जैसा ही था, जब ये नॉब बंद था, इसमें अमोनिया गैस था,
और लेकिन इधर से प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा था 76 सेंटीमीटर। तो अब अपन कहेंगे कि भाई देखो, a manometer is attached to the flask containing the ammonia have no difference in the mercury level initially as shown in the diagram. After sparking, मतलब उसको स्पार्क किया अपन ने, तो टूट गया होगा। अमोनिया is partially dissociated into, जो अमोनिया था ना twice of NH3, ये partially dissociate हुआ, पूरा नहीं partially dissociate हुआ, थोड़ा सा ये dissociate हो गया, partially dissociate into this. Now it have a difference of 6 centimeter in the mercury level in the two columns. मतलब अब जब ये partially dissociate हुआ, तो सपोज ये नीचे आया और ये ऊपर गया, तो इन दोनों में जो डिफरेंस आया वो 6 सेंटीमीटर का था, दैट इज हाइट इन द मर्करी। ठीक है, व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 इन दिस? तो ठीक है भाई, बता देते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 इन दिस। तो 6 का डिफरेंस आया था ना, तो 6 का अगर डिफरेंस आया तो मुझे पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 चाहिए। तो ठीक, अब ऐसे करते हैं, इनिशियली मेरे पास P नॉट रहा होगा, A0 अगर पार्शियली डिसोसिएट हुआ तो अगर इसके 3x मोल्स बनेंगे डिसोसिएट होने के बाद, भाई इसके 2x माइनस होंगे, तो इसका कितना, अगर ये 2 मोल्स डिक्रीज होगा तो इसके x मोल बनेंगे, जितने मोल्स इसके डिक्रीज होंगे उसका आधा मोल्स इसका बनेगा, हाफ ना, 2:1:3 का रेशियो है ना। तो अगर इसके 2 मोल्स डिसोसिएट होंगे तो इसका x मोल बनेगा, इसका 3 मोल्स x बनेगा, पक्का। तो अपन कहेंगे इसका प्रेशर फिर P नॉट माइनस 2x, ये x और ये 3x हो गया। तो टोटल प्रेशर जो बोल रहा है कि वो थोड़ा सा डिसोसिएट होने के बाद जो टोटल प्रेशर बचता है हमारे पास, वो क्या बचेगा? तो उसने कहा कि भाई वो बच रहा है हमारे पास, वो कुछ ऐसे गिवन है ना, हाँ, वो कह रहे हैं कि भाई यहां पर आफ्टर स्पार्किंग द इनटू द फ्लास्क अमोनिया इज पार्शियली डिसोसिएटेड, है ना। नाउ इट हैव अ डिफरेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर इन द मर्करी लेवल। ठीक है, तो पहले अगर हमारे पास ये जो भी वैल्यू रहा होगा आफ्टर स्पार्किंग, हमें एक बात पता है कि जितने मोल डिक्रीज हुए थे उसके डबल मोल्स बन गए, जितने मोल्स डिक्रीज हुए थे उसके डबल मोल्स बन गए। तो ये तो डिक्रीज वाला पार्ट आ गया कि भाई P नॉट माइनस 2x प्लस x प्लस 3x, तो P नॉट माइनस ये प्लस 2x बच गया, तो जो 2x एक्स्ट्रा बना होगा उसका वैल्यू मुझे 6 गिवन है, सो आई राइट दैट, क्योंकि ये P नॉट तो कांस्टेंट रहेगा जितना ये है वैल्यू, मान लो ये 1 एटमॉस्फेयर है, ये कोई भी प्रेशर वैल्यू रह सकता है, इसलिए मैंने कहा इसका प्रेशर P नॉट था इनिशियली, तो इधर अब जो टोटल प्रेशर आफ्टर स्पार्किंग होगा वो P नॉट प्लस 2x होगा। तो P नॉट तो जो भी रहा होगा आपका प्रेशर, ये हाइट आप P नॉट ले लो, लेकिन अब जो डिफरेंस होगा वो कितना आ गया 2x, तो ये 2x वाला जो डिफरेंस है वो कितना होगा 6, तो x इज इक्वल टू अपने पास आएगा 3। अगर x का वैल्यू 3 है तो उसने पूछा है कि बताओ कितना वैल्यू होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 का वैल्यू कितना होगा, तो अपन कहेंगे H2 तो भाई पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 तो 3x है, तो 3 इंटू 3 अपने पास कितना आएगा 9, आपका आंसर आ जाएगा। तो इनिशियली उसमें सिर्फ अमोनिया था, लेवल एक जैसा था, जब स्पार्किंग हुआ तो ब्रेक होने से जो एक्स्ट्रा गैस बना उसका प्रेशर 6 एटमॉस्फेयर था, तो एक्स्ट्रा क्या बना अपने पास, तो बनने का भाई P नॉट था, इसमें से इतना डिक्रीज हुआ तो ये और ये बन गया, तो हमने इन तीनों के प्रेशर को ऐड किया, तो जो एक्स्ट्रा प्रेशर आ रहा था हमारे पास वो था P नॉट प्लस 2। ये बता देंगे, और बोलो तुम, और डिटेल में लिख लेता हूं उधर, मतलब सीधा सीधा अपन को दिख रहा है, लेकिन अगर आप कहेंगे कि नहीं और उसको लिख के बताओ, आप सीधे सीधे सारे इक्वेशन लिख के बताओ, तो अपन कर भी सकते हो। यस, तो अपन बोल सकते हैं भाई ये तो फाइनल, ये आप उसे ऐसे बोल दो कि फाइनल प्रेशर इज 10 आफ्टर स्पार्क, तो फाइनल प्रेशर इज 10, है ना। तो आप ऐसे बोल सकते हो फाइनल प्रेशर ये है, तो अपन कहेंगे ठीक है, तो प्रेशर डिफरेंस
प्रेशर इनिशियल माइनस प्रेशर फाइनल, ये प्रेशर इनिशियल कितना था P नॉट, फाइनल कितना है, क्योंकि इनिशियली तो यही था मेरे पास P नॉट, फाइनल कितना है P नॉट प्लस 2 और प्रेशर डिफरेंस कितना आ रहा है 6, सो 6 विल बी इक्वल टू P नॉट तो कैंसिल हो गया 2x, सो x इज इक्वल टू 3 आया। वो मैंने वहां पर आपको बता रहा था कि प्रेशर डिफरेंस कितना आया, तो वी आर एबल टू राइट पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 इज इक्वल टू 3x, सो 3 into 3 आया अपने पास 9, दैट इज ऑल। ये अपना आंसर। A4 के बाद A16 पूछा, A16 देख लेता हूं भाई, A4 के बाद A16। सो अब A16 वाला पार्ट भी मैंने आपको क्लास में वैसे डिस्कस तो किया है। इस टाइप के क्वेश्चन जो है ना, ये जो अपन कर रहे हैं, ये तो फिर भी अपन से पूछ सकते हैं, बट A3 जैसा क्वेश्चन अपने सिलेबस में आता है, वैसे वो बैरोमेट्रिक पार्ट ऑफ द फिजिक्स केमिस्ट्री में डाल देते हैं बस। A small bubble rises from the bottom of the lake where the temperature and the pressure are given to us. ठीक है भाई, एक लेक बना देते हैं, एक छोटा सा बबल बॉटम से निकला और टेम्परेचर कितना था इसका 8 डिग्री सेंटीग्रेड और इसका प्रेशर था 6 एटमॉस्फेयर। तो वाटर सरफेस है ना, तो अब जो वाटर सरफेस पे जो था वहां पर द वाटर सरफेस where the temperature is 25 degrees centigrade and the pressure is 1 atmosphere. Calculate the final volume of the bubble if its initial volume is given. V is equal to 2 liters. देख भाई, हमको एक बात पता है कि जैसे जैसे ये बबल ऊपर आएगा ना, इसका साइज बढ़ता जाएगा। वो क्यों? क्योंकि इस हाइट पे पानी का भी तो प्रेशर होगा इसके ऊपर, तो ये छोटा होता है पानी के प्रेशर की, पानी रखा हुआ है ना उसके ऊपर। ये जैसे जैसे ऊपर आएगा तो हाइट डिक्रीज होगी, तो पानी जो उस पर रखा होगा वो कम होता है, हाइट डिक्रीज, ऊपर आके फिर वो फूट जाएगा। वो कह रहा है यहाँ आके उसका कितना साइज होगा, तो अपन कहेंगे कोई बात नहीं भाई, यहाँ पर प्रेशर 6 एटमॉस्फेयर है, तो जैसे जैसे बबल आएगा ऊपर उसके नंबर ऑफ मोल्स थोड़ी चेंज हो, गैस तो उतना ही रहेगा ना, साइज तो इसलिए बढ़ रहा है कि पानी का जो मास था, जो वेट था उसके ऊपर, वो कम होता जा रहा है। तो अपन कहेंगे सीधा सीधा इक्वेशन लगा देता हूँ, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है तो PV इक्वल टू nRT लगाता हूँ, PV इक्वल टू nRT है, n और r कांस्टेंट है तो P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2 लगा देता हूँ। n तो कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इन द बबल, जितना इधर होगा उतना इधर होगा, उतना इधर होगा, उतना इधर होगा, उतना इधर होगा। तो अपन कहेंगे प्रेशर कितना है P1 6 into वॉल्यूम 2 लीटर्स डिवाइडेड बाय 8 मतलब हो गया 273 प्लस 8 281 इज इक्वल टू P2 कितना है अपने पास 1 एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम कैलकुलेट करना है और टेम्परेचर अपन को 290। लो भाई आपका आंसर, ये आपका आंसर। फिर B3 की बात की आपने, B3 आपको पूछना, a compound exists in gaseous state both as monomer and dimer, ठीक है। वो कह रहा है कि भाई B3 में एक कंपाउंड है जो गैसियस स्टेट में होता है, बोथ एज मोनोमर एंड द डाइमर, ऐसे मोनोमर भी है डाइमर भी। द एटॉमिक मास ऑफ A इज 48, ठीक है, एटॉमिक वेट मुझे गिवन 48 एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ A2 इज 96, ऑब्वियसली बात है उसका डबल होगा। इन एन एक्सपेरिमेंट 96 ग्राम ऑफ A इज कन्फाइंड इन द वेसल, मैंने इसका 96 ग्राम ले लिया इन वेसल ऑफ वॉल्यूम 10, तो वेट अपन को गिवन है 96 ग्राम, वॉल्यूम अपन को गिवन है कितना 33.6 लीटर्स एंड टेम्परेचर गिवन है 273 डिग्री सेंटीग्रेड।
The pressure, if the pressure developed if the compound exists as a dimer to the 50%, to the extent of 50%. अच्छा, तो पहले तो मैं इसके मोल्स कैलकुलेट कर लेता हूँ. मोल्स ऑफ 96 डिवाइड बाय 48, 2 मोल. अब ये कह रहे हैं कि अगर मान लो मेरे पास इसके 2 मोल्स और ये इसमें कन्वर्ट होता है, तो इसके अगर 2 मोल्स हैं, ये मोल्स तो मैंने बैलेंस करने के लिए किया, ये एटॉमिक फॉर्म और मॉलिक्यूलर फॉर्म. इनिशियली मेरे पास 2 मोल्स. अगर मैं कहूं कि भाई ये इसमें से 50% इसमें चला जाता है, तो ठीक है भाई, 50% मतलब ऑफ दिस ना, तो इसके 2 मोल्स थे, 1 मोल बचा, और इसके कितने मोल बन जाएंगे? आधे मोल बन जाएंगे, क्योंकि 50%, इसका 50% मतलब कितना? सो 50% ऑफ दिस विल बी लेफ्ट, तो 2 into 50/100 कर दिया मैंने, तो कितना 1 बच गया होगा 50%. और इसके जितने मोल रिएक्ट करेंगे, इसके कितने मोल बनेंगे? उसके आधे. तो इसका अगर 1 मोल रिएक्ट करेगा तो इसके आधे मोल्स बनेंगे, तो टोटल मोल्स लेफ्ट कितना हो गया? N left will be equal to 1 plus 1 by, ये मोल्स लेफ्ट. इनिशियल मोल्स तो 2 था, इनिशियल मोल्स 2 था, लेकिन रिएक्ट करने के बाद इसका 50% रिएक्ट करवा दो, मतलब इसका 1 मोल रिएक्ट करने वाला है, तो इसका 2 मोल, इसका 1 मोल देता है, तो इसका 1 मोल अगर रिएक्ट करेगा तो इसका कितना मोल्स देगा? हाफ मोल्स. तो इसका 50% रिएक्ट किया तो 50% बच गया, और इसका हाफ मोल हो गया रिएक्शन में, तो टोटल मोल्स कितने हो गए? 1.5. तो मिल गया लेफ्ट. तो ठीक है, अब ये करें कि 1.5 मोल्स लेफ्ट है, तो व्हाट इज द प्रेशर? हाँ, तो पीवी इक्वल टू एनआरटी लगाता हूं कि उस वेसल में जिसमें ये प्रेजेंट है उसका प्रेशर कितना होगा. अगर 33.6 लीटर वॉल्यूम है, नंबर ऑफ मोल्स 1.5 बचा हुआ है, आर का वैल्यू 1/12 है, और ये 546 है. लो भैया, प्राप्त. 50% will remain in the atomic form, and the 50% will be of the atomic form will be converted into heat. Right? That is your B3. Now B4 भी बताना है. B4 भी चेक कर लेते हैं क्या है. B4 में मुझे गिवन है. अब ना इसको पढ़ के और तुम लोग क्या करते हो कि भाई जल्दी से सॉल्व हो जाए, और मैं क्या करता हूँ, डायग्राम बना के देखता हूँ. भाई इतना मतलब वैसे होता कि बस पढ़ते पढ़ते और अपने क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं तो सारे ही बच्चे आईआईटी ना कर लेते. आप वही गलती कर रहे हो जो सारे बच्चे करते हैं, कि पढ़ते पढ़ते मेरा क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाना चाहिए. भाई उसके लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए. तो आप ऐसे मत करो, आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस करो, और इनिशियली तो बिल्कुल डायग्राम बना के करो, वरना फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं. एक बार आपको मतलब पता चल जाएगी करना क्या होता है, तो फिर उसके बाद आप डायग्राम बनाना छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं. मैं तो देखो सारा डाटा भी लिखता हूँ, डायग्राम भी बनाता हूँ, सब कुछ करता हूँ. द टोटल प्रेशर फॉर द मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. ठीक है भाई, मेरे पास दोनों का प्रेशर जो है वो 1 एटमॉस्फेयर है. तो ठीक है, मेरे पास एक वेसल है जिसमें O2 और H2 है, और कह रहा है कि टोटल प्रेशर ऑफ H2 प्लस प्रेशर ऑफ O2 इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर. The mixture is then ignited and the water is removed. अच्छा, ये कह रहा है कि भाई अब मैं क्या करूंगा, ये जो H2 और O2 थे इसको इग्नाइट करूंगा और H2O बनाऊंगा. बनाओ, अच्छी बात है, ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं. थोड़ा सा रिएक्शन लिख लेते हैं पहले. ये रिएक्शन होगा. अब वो कह रहा है कि इनको इग्नाइट करने के बाद जो वाटर फॉर्म हुआ था ना, मैंने उसे हटा दिया, मतलब दिस इज शुगर. ठीक. The remaining gas is pure hydrogen and exert a pressure of, मतलब O2 लिमिटिंग प्रेशर. और जो बचा हुआ है वो only O2 H2 is left, and pressure of H2 is equal to 0.4 left in the vessel.
अब वो कह रहा है when measured at the same temperature and pressure as the original mixture, वो कह रहा है कि जैसे इनिशियली था ना उसी कंडीशन में वापस से पढ़ते हैं उसको मेजर। व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ द ओरिजिनल मिक्सचर, वो कह रहा है कि भाई इसमें ना ओरिजिनली मैंने कितना किसको ऐड किया था, तो ये तो लिमिटिंग रेजेंट है अपने पास। तो अपन कहेंगे ये बताओ कि H2 कितना बचा होगा, 0.4। अब मुझे एक बात पता है कि भाई प्रेशर फ्रैक्शन इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन, इज इक्वल टू मोल। मतलब मैं अपने प्रेशर के कैलकुलेशन मोल से कैलकुलेट कर सकता हूं। तो मैं क्या करूंगा भाई, 1 एटमॉस्फेयर था उसमें से 0.4 बच भी गया H2, ठीक है, तो फिर रिएक्ट किया कितना किया, 0.6। तो टोटल pressure of H2 and O2 reacted to form water. Water is 0.6, ठीक है। अब मुझे यहां पर अच्छे से दिख रहा है कि टोटल होना चाहिए 0.6 और यहां पर मोलर रेशियो कितना, जिसमें ये रिएक्ट करेंगे 1:1/2, मतलब 2:1। तो इसको डिवाइड कर दो उस रेशियो पे। इसका कितना रिएक्ट किया होगा, 0.4, तो इसका कितना रिएक्ट किया होगा, 0.2। इस रेशियो में रिएक्ट किए होंगे, तो रिएक्शन से ही दिख रहा था, मैं इतना लिखने की जरूरत नहीं कि भाई जो 0.6 रिएक्ट किया होगा तो उसमें इन दोनों का रेशियो क्या रहेगा रिएक्ट करने का, 2:1 का रेशियो। जितने इसके मोल्स रिएक्ट करेंगे इसके आधे रिएक्ट करेंगे, तो ये टोटल 0.6 है, तो 0.4 रिएक्ट करेगा तो ये 0.2। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि इनिशियली आपने क्या किया था, H2 और O2 को मिक्स करके H2O बनाया होगा, तो इसको आपने 0.8 डाला होगा और इसको 0.2 डाला होगा। ये लिमिटिंग एजेंट था तो ये तो 0 हो गया होगा, लेकिन जितने मोल्स इसके हैं इसके मोल्स डबल यूज हो गए, तो ये -0.4 हो गया होगा। भाई ये 0.2 रिएक्ट करेगा तो ये 0.4 रिएक्ट करेगा, तो बचेगा कितना, ये 0.4 बच जाएगा। मतलब इनिशियली आपने इसको 0.2 डाला होगा और इसको 0.8। कहां से पता चला, यहीं से पता चल गया ना। 0.6 में से 0.2 आपने O2 डाला होगा, 0.4 ये डाला होगा, ये दोनों रिएक्ट किए और 0.4 प्लस 0.2 0.6 है और 0.4 H2 बच गया। तो आपने क्वेश्चन में दे तो रखा है कि भाई जब इनको रिएक्ट करते हैं तो 0.4 H2 बच जाता है, तो बताओ दोनों का मोलर रेशियो क्या रिएक्ट करेगा अगर 0.6 अपन को टोटल के देना, बता दें। तो इसमें से 0.2:1 का रेशियो है, तो अपन ने 0.6 को 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर दिया और बता। तो इनिशियली आपने H2 0.8 लिया होगा और O2 0.2 लिया होगा, तो आपको मोल फ्रैक्शन पता चल गया, क्योंकि ये प्रेशर फ्रैक्शन इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन होता है। तो बता दो उसको। सी वाले सेक्शन में आपने C3 पूछा है, मैं आपको C3 बता देता हूं भाई। अब फिर मैं वही करूंगा, अपना डायग्राम बनाऊंगा और उसके हिसाब से मैं C3 को चेक करूंगा। C3 की बात करते हैं। 100 ml वेसल कंटेन O2, मेरे पास वॉल्यूम गिवन है, ये C3 का है 100 ml, और ऑफ O2 जिसका प्रेशर मुझे गिवन है 1 एटमॉस्फेयर एंड टेम्परेचर इज गिवन टू मी 400 केल्विन, is connected to the vessel containing NO। अच्छा, ये एक वेसल था जिसमें O2 था, is connected to the other vessel, इसको अपन ने दूसरे वेसल से कनेक्ट किया। 300 ml उसका वॉल्यूम है, तो इसका वॉल्यूम मुझे 300 ml गिवन, प्रेशर मुझे गिवन है दैट इज इक्वल टू 1.5 एटमॉस्फेयर एंड टेम्परेचर इज कांस्टेंट इन बोथ द केसेस, सो इसमें 400 केल्विन।
is corrected to the negligible tube of volume negligible. When the gases react, इसमें NO gas है. अब ये कह रहा है कि when the gases reacts NO plus O2, it gives us NO2. फाइनल प्रेशर इन द मिक्सचर बताओ कितना होगा, तो अपन कहेंगे भाई इसमें ऐसे होगा. व्हाट इज द फाइनल प्रेशर इन द मिक्सचर. ठीक है, तो पहले कहेंगे कि अपन भाई इसके मोल्स पता चल जाएं, इसके मोल्स पता चल जाएं तो मैं उसमें लिमिटिंग रेजिएंट चेक कर लूंगा. ये दोनों रिएक्ट करेंगे, ये बनेगा, इन दोनों में से एक तो लिमिटिंग रेजिएंट होगा. ये आपने प्रेशर दे, इसके मोल्स दे रखे हैं, इसके मोल्स दे रखे हैं, इसके मोल्स दे रखे हैं, तो मैं मोल्स कैलकुलेट कर लेता. O2 के मोल्स होंगे n PV/RT. प्रेशर कितना गिवन है 1, वॉल्यूम कितना है 100, डिवाइड बाय कितना है, इसको लीटर्स में ले लेता हूं मैं, 0.1 डिवाइड बाय 1000 करना पड़ता ना. सो R और टेम्परेचर कितना 400 केल्विन. इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने दे रखे हैं अपन को NO के, दैट इज प्रेशर कितना है 1.5, वॉल्यूम कितना है 0.3 डिवाइड बाय कितना RT. ठीक है, T तो कांस्टेंट है ना, T विदाउट एनी कैलकुलेशंस. NO के मोल्स हो गए मेरे पास, दैट इज 0.45. सो 0.45 डिवाइडेड बाय RT इसके मोल्स हो गए, और इसके मोल्स हो गए मेरे पास 0.1 डिवाइडेड बाय RT इसके मोल्स. ये मोल्स अपन को गिवन है. मुझे तो लिमिटिंग रेजिएंट चाहिए था, इसलिए मैं RT क्यों कैलकुलेशन में जाता हूं सर. जितने मोल्स इसके होंगे, इसके मोल्स आधे यूज होंगे, तो इसके मोल्स, इन दोनों में अपन को लिमिटिंग रेजिएंट साफ साफ दिख रहा है, दिस इज द लिमिटिंग रेजिएंट. जितने मोल्स इसके होंगे, इसके मोल्स डबल यूज होंगे, तो अपन को पता है कि भाई O2 इज अ लिमिटिंग. ये तो कंप्लीटली कंसिडर. सो मोल्स ऑफ NO लेफ्ट आफ्टर रिएक्शन, आफ्टर रिएक्शन. तो अपन कहेंगे देखो भाई इनिशियली कितना था 0.45 डिवाइडेड बाय RT, और रिएक्ट कितना करेगा, जितने O2 के मोल्स होंगे उसके डबल. तो अपन कहेंगे 0.1 डिवाइडेड बाय RT इंटू 2, रिएक्ट कर जाएगा. तो लेफ्ट कितना है अपने पास, इससे 0.2 माइनस करो, तो 0.25 डिवाइड बाय RT बच गया. ये मोल्स है अपने पास NO. मोल्स ऑफ NO2 फॉर्म, मोल्स ऑफ NO2 फॉर्म. NO2 के कितने मोल्स फॉर्म होंगे, तो अपन कहेंगे भाई जितने मोल्स इसके होंगे उसके डबल मोल्स फॉर्म हो जाएंगे NO2 के मोल्स. तो इसके मोल्स कितने थे ये, तो इसके डबल मोल्स फॉर्म हुए, तो जितने मोल्स इसके होंगे इसके डबल मोल्स इसके फॉर्म होंगे. सो 0.1 डिवाइडेड बाय RT into 2 फॉर्म हो गया, and that will be the moles of NO. So the total moles in the vessel after reaction, total moles in vessel after reaction, after reaction कितने हो गए, तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे, क्योंकि फिर ये बचेगा और ये रहेगा, बना होगा रिएक्शन में. तो टोटल मोल्स कितने हो गए, कितना NO बचा हुआ और कितना ये बन गया, डिवाइड बाय RT इंटू 2. ये तो 0.5 ही आ गया, कोई बात नहीं, आने दो. सो हमें टोटल मोल्स पता है जो वेसल में प्रेजेंट होगा आफ्टर द रिएक्शन, है ना. हमें टोटल मोल्स पता है, तो ठीक है. प्रेशर टोटल, वॉल्यूम टोटल, नंबर ऑफ मोल्स टोटल, RT लगा देता हूं, मेरा आंसर आ गया. प्रेशर, उसने प्रेशर ही तो पूछा है तुमसे क्वेश्चन में, प्रेशर ऑफ द फाइनल मिक्सचर. तो फाइनल प्रेशर कैलकुलेट करना है. फाइनल वॉल्यूम कितना होगा 100 प्लस 300, क्योंकि ये ओपन है ना, तो अब दोनों में ही रहेंगे ना वो गैसेस. तो ये अपने पास आ जाएगा 400, सो 0.4. टोटल मोल्स कितना है, दैट इज इक्वल टू 0.45 डिवाइडेड बाय R. टेम्परेचर कांस्टेंट था इसलिए तो कोई प्रॉब्लम. लो भाई आपका आंसर, दैट इज द प्रेशर. तो इसको डिवाइड कर देते हैं. टोटल RT, तो ये देखो कितना बढ़िया, मतलब
कैलकुलेशन। तो अपन कहेंगे भाई ये अपने पास आ गया 0.45 डिवाइडेड बाय 0.4 करो, आप बता दो इसमें 1 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा, तो 1 से ज्यादा एक, थोड़ा सा ज्यादा एक ही ऑप्शन है, एक वाला तो बता दो। फिर आपने D5 पूछा था, तो मैं D5 बता देता हूँ। D5 वाले में गिवन है तुमको 3 identical footballs are respectively filled with this। ठीक है भाई, तो एक फुटबॉल, 2 फुटबॉल और 3 फुटबॉल। नाइट्रोजन हाइड्रोजन हीलियम, N2 है, H2 है और He। At same pressure, if the leaking of the gas occurs with time, with from time filling the hole। ठीक है भाई, इसमें ना लीकेज आ गया, ठीक है। अभी कह रहे हैं then the ratio of rate of leakage of Rn2 is to RH2 is to R helium from the football under identical condition is। ठीक है, इक्वल टाइम इंटरवल है, तो रेशियो ऑफ द रेट ही बताना है आपको, ठीक है ना, तो बता देंगे ना, क्या प्रॉब्लम। ये लो, ये तो बड़ा इजी होगा, ये लो बता दिया भाई। रेट ऑफ N2 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ H2 कर लेते हैं एक बार, तो अंडर रूट ऑफ 2/28 आ गया, और रेट ऑफ H2 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ हीलियम कर देते हैं अपन, तो ये अंडर रूट ऑफ 4/2 आ गया, है ना। और एक बार अपन क्या करते हैं, रेट ऑफ N2 और रेट ऑफ हीलियम कर लेते हैं, तो अपने पास अंडर रूट ऑफ कितना आ जाएगा, अपने पास हीलियम 4 हो जाएगा, ये 28 आ जाएगा। अब कुछ और बचा हुआ है, तो अपन कहेंगे देखो ये आ गया अपने पास H2, तो N2 और H2 आ गया, N2 और हीलियम आ गया, अब N2 और H2 हाँ वो भी आ गया। तो चलो ऐसे कुछ करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं रेशियो के, है ना, दिस अपॉन दिस। तो मैं इन दोनों को ऐसे करता है, डिवाइड कर लेता है, इसको और इसको डिवाइड कर लेता है, तो रेट ऑफ N2 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ H2 मल्टीप्लाई बाय इसको लेंगे तो रेट ऑफ हीलियम डिवाइडेड बाय रेट ऑफ H2 हो जाएगा, N2 हो जाएगा। तो हीलियम और H2 आ गया अपने पास, तो इनका रेशियो कितना आ जाएगा, तो अपने पास आ जाएगा भाई, क्या आएगा अपने पास, दैट इज, इसमें तो था 1/14 और इसमें था 1/7। तो ठीक है, अपन कहेंगे भाई इसमें था 1/14 और ये 7 बाय कितना आ गया अपने पास, 1 आ गया। 1/14 था ना अपने पास, N2 और H2 लिया था, ठीक है, 1/14 इसे था अपने पास, रूट ऑफ 1/14 और डिवाइड बाय लिखना है अपन को रूट ऑफ 1/7। तो ठीक है, अपन इसको ऐसे कर लेते हैं भाई, 1/14 इंटू 7/1 आ रहा है अपने पास, तो ये रूट आ गया अपने पास, तो ये 1/2 हो गया। लो भाई ये तो आ गया अपने पास रूट ऑफ 1/2। लो एक तो अपन को पता चल गया रूट ऑफ 1/2 इन केस ऑफ N2 एंड H2। सो 1:2, या फिर यहीं से अपन बता देते हैं भाई H2 रेट ऑफ N2 और H2, तो 1:2 रूट ऑफ 14 हो गया। अब क्या चाहिए था अपन को, एक हीलियम और चाहिए था, तो N2 के रिस्पेक्ट में ही कर लेते हैं, तो 1/7 तो आ रहा है, वो सब करने की जरूरत क्या है, सब तो आ गया भाई। उसने ऑप्शन ही, अपन को ऑप्शन देख लेने से पहले अपन क्यों कैलकुलेट करेंगे इसे 1/2 और ये सब, अपन को पता जरूरत ही नहीं है इसको करने की, तो उसने सिर्फ रेशियो पूछे हैं और ऑप्शन देख के पता चल रहा है अपन को, ये तो 1/14 आ रहा है। और N2 तो 1 है, तो हीलियम क्या होगा, रूट ऑफ 7। हो गया, N2 को 1 ले लो, H2 को रूट 14 ले लो और हीलियम को रूट 7 ले लो, दैट इज योर D5। अब F2
इसी ने अपन से E3 भी पूछा है, तो ये भरेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। द मास ऑफ मॉलिक्यूल ए, तो मैं इसको हटा लेता हूं और उसमें अपन मास ऑफ मॉलिक्यूल इंफॉर्मेशन लिखना पड़ेगा। द मास ऑफ मॉलिक्यूल ए इज ट्वाइस ऑफ बी, तो मास मतलब वेट लिख लेते हैं। वेट ऑफ ए इज ट्वाइस ऑफ वेट ऑफ बी, मास किया। तो द रूट मीन स्क्वायर रूल, the root mean square velocity of A is twice that of molecule B. So RMS of A is twice the RMS of B. ठीक है ना? So the root mean square velocity of A is twice that of molecule B. If the two containers of equal volume have the same number of molecules, the ratio of their pressure is, ठीक है? RMS अपन को पता है क्या होता है? तो पहले तो अपन को RMS वेलोसिटी लिख लेते हैं। RMS is equal to RMS वेलोसिटी जो होता है वो होता है that is 3RT by और अंडर रूट ऑफ 3PV by m। तो मैं लिख लेता हूं ए के लिए हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 3RT by m, MA हो जाएगा। तो मैं प्रेशर के फॉर्म में लिख लेता हूं PV by m, डिवाइड बाय कर लेता हूं रेट ऑफ RMS ऑफ B, दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ये A हो जाएगा, ये A हो जाएगा, ये A हो जाएगा, 3PB VB अपॉन MB, ये हो जाएगा। 3 तो कैंसिल कर लेते हैं। So A is twice of RMS of B, so 2 by 1 आ जाएगा अपने पास, क्योंकि this is twice of this ना, इसका twice है। अंडर रूट ले लेते हैं, 3 को तो कैंसिल कर देते हैं। वॉल्यूम शायद उसने कांस्टेंट दे रखा है अपन को E3 में, इफ इक्वल वॉल्यूम हैव अंडर सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। हाँ तो ठीक है, इफ द टू कंटेनर्स ऑफ इक्वल, ठीक है, हमें क्या फर्क पड़ेगा, उसने रेशियो पूछा फिर वॉल्यूम हटा लो, क्योंकि वॉल्यूम तो इक्वल दे रखा है उसमें। तो बचा क्या अपने पास, PA अपॉन MA इनटू MB अपॉन PV बना रखा है अपने। अब ये भी गिवन था अपन को, ये मास लिख लो वेट की जगह, एक ही बात है, वैसे लिखा ही था मास है। तो MA को अपन लिख लेते हैं ट्वाइस ऑफ दैट, सो 2 by 1 विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ PA अपॉन MA, कितना गिवन, ट्वाइस ऑफ MB मल्टीप्लाई बाय MB बाय PB। लो MB तो कैंसिल हो गया, तो अपने पास आया 2 by 1 विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ PA अपॉन ट्वाइस ऑफ PB। रूट ले लेते हैं, तो 4 by 1 will be equal to PA upon twice of PB, तो PA upon PB will be equal to 8 upon 1 आ गया, 8 by 1 आ रहा है भाई, ये अपना आंसर है। अब आपने F3 पूछा, F3 is idiometric, और ये बिल्कुल एग्जैक्टली अपन ने सेम कंसेप्ट वाला क्वेश्चन क्लास में भी किया हुआ है। नहीं F3 नहीं, F2 है। अच्छा तो F2 देखता हूँ कैसे है। F2 में अपन को गिवन है 500 ml of hydrocarbon gas, ठीक, is burnt with excess of oxygen to yield 2500 ml of CO2 and 3 liter of water vapors. Water को neglect नहीं कर सकते। All volumes are measured at same temperature and pressure. The formula of the hydrocarbon is, ये तो बड़ा easy, CXHY है, X plus Y by 4 O2 को ऐड करना होता है, तो X CO2 बनता है और Y by 2 H2 बनता है। इसका 1 ml, इसका X by 4 ml से रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन से, तो इसका X ml बनेगा, इसका Y by 2 ml बनेगा। इसका अपन को 500 ml के बना है, तो ये 500 into X plus Y by 4 रिएक्ट करेगा, इसका 500x होगा और इसका Y by 2 into 500 ml बनेगा। लो इतना बनेगा। अपन को 500x गिवन है क्वेश्चन,
कि आपका 500x क्या है क्वेश्चन में, वो गिवन है मुझे। तो आपने दे रखा है कि 500x CO2 कितना है, 2500 है, तो x इज इक्वल टू 5 आ गया। दूसरा मुझे दे रखा है आपने y/2 इंटू 500, वाटर कितना दे रखा है आपने, 3000, है ना, 3000 दे रखा है, बिल्कुल वेपर्स ना, वाटर वेपर्स 3 लीटर्स दे रखा था, तो ml लिख लिया मैंने। तो क्या करें, ये 6 था तो y इक्वल टू 12 आ गया। लो भाई आंसर आ गया, E3 आ गया। हाँ E3 नहीं, F2 आ गया, ये पूछा था। अब बताओ, और कोई डाउट? बस, तो एक्सरसाइज 3 से पूछो। एक्सरसाइज 3, एक्सरसाइज 3 के पार्ट 1 का 5, 9, 11, 12। ठीक है भाई, एक्सरसाइज 3 के पार्ट 1 का एक्सरसाइज 2 भी सॉल्व करके रखना है। एक्सरसाइज 2 भी करेंगे तो उसके लिए सेपरेट क्लास रखूंगा, जैसे उसी का क्लास होता है, जैसे उसी का क्लास होता है ना, वैसे ही मैं क्लास रखूंगा उसके लिए, इसलिए आप वो करके रखना ना, एक्सरसाइज 2 भी कंप्लीट करके रखना। तो एक्सरसाइज 2 भी करेंगे, 5, 9, 11, 12, 15 ये बताना, ठीक। फिफ्थ वाले में मुझे गिवन है, टू एन evacuated vessel with a movable piston under the external condition of this। वो कह रहा है कि एक खाली वेजल है, लेकिन उस वेजल में मैंने एक मूवेबल पिस्टन लगा रखा है, ऐसे है, एक मूवेबल पिस्टन लगा रखा है, ठीक है, अंडर द एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेयर। मतलब इस पिस्टन पे जो इसमें गैस है और इस पिस्टन पे जो प्रेशर लगा रखा है वो 1 एटमॉस्फेयर है। इसका मतलब है गैस का प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर होगा, वरना ये पिस्टन नीचे गिर जाता। तो ये प्रेशर लगा रखा है उसने, तो गैस का प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर ही, अपन को पता चल गया। सो टोटल प्रेशर, अब इसमें ये कह रहा है कि हीलियम भी प्रेजेंट है 0.1 मोल्स और 1 मोल ऑफ अननोन कंपाउंड्स है, और एक एक्स है और वो 1 मोल है, अपन को नहीं पता, एक अननोन कंपाउंड है एक्स, वो 1 मोल है। वेपर प्रेशर इज, वेपर प्रेशर, अच्छा ये अननोन कंपाउंड है, जो इसका प्रेशर वो अपन को दे रखा है 0.6 एटमॉस्फेयर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, चलेगा। Considering the ideal behavior, the total volume of gases at 0 degree is close to, ठीक है, इसमें डाल्टन्स लॉ लगा देते हैं। डाल्टन्स कहता है कि भाई अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो टेम्परेचर अपन को 0 डिग्री क्यों देना है, और टेम्परेचर कांस्टेंट है
तो वो कहता है कि भाई आप किसी भी वेसल में कितने भी नंबर ऑफ गैसेस रखो, सभी गैसेस के लिए वॉल्यूम सेम रहेगा, चाहे आप कितने भी गैसेस रखो। रूम में अगर एयर प्रेजेंट है तो रूम में एयर में ऑक्सीजन के लिए भी रूम का वॉल्यूम लेना पड़ेगा और नाइट्रोजन के लिए भी रूम का वॉल्यूम लेना पड़ेगा। तो इसमें हमने थोड़ा सा स्मार्टनेस बताया और देखा कि फॉर एक्स मुझे नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, मुझे प्रेशर गिवन है, मुझे वॉल्यूम कैलकुलेट करना है और मुझे टेम्परेचर गिवन है। तो इसमें एक्स भी है, हीलियम भी है, हमें क्या फर्क पड़ता है ना? इसमें हीलियम भी है लेकिन हमें इसका प्रेशर गिवन है ना, इसका वेपर प्रेशर कितना होता है और 0 डिग्री वेपर से कैलकुलेशन पूछ रहा है, तो पीवी इक्वल टू नॉट है ना, प्रेशर 0.6, वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ मोल्स 1, आर 1/12, 270। तो अपन कहेंगे ठीक है, फिर तो ये कन्वर्ट करके वॉल्यूम कैलकुलेट कर देता हूँ कितना होगा। 1/12 का मतलब कितना हो गया, 24 और 3, so we'll write that again 24 ना, 22 पॉइंट और 6 + 3 9 ना, तो 7, राइट, इट इज 93 ना, तो 7 और 84 और 93 था, तो कितना बचा अपने पास, 6, फिर अगेन 9, तो 7। तो अपने पास वॉल्यूम जो आ रहा है वो 22.77 डिवाइडेड बाय 0.6 आ रहा है, मतलब वॉल्यूम थोड़ा अच्छा खासा आ रहा है। कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ तो नहीं किया ना? नहीं, कैलकुलेशन तो गड़बड़ नहीं किया। तो इवैक्यूएटेड वेसल ऑफ ये 0.6 आएगा तो बढ़ जाएगा, कुछ तो गड़बड़ किया। तो एक मिनट देख लेते हैं, मैंने फटाफट लिख तो लिया, कल एक बार देख लेते हैं। To an evacuated vessel with a movable piston under the external condition of 1 atmosphere, 0.1 mole of helium and 1 mole of 1 mole है ना, हाँ 1 mole of unknown compound, वेपर प्रेशर उसका गिवन है at 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, वेपर प्रेशर उसका गिवन है at 0 डिग्री सेंटीग्रेड is introduced. Considering the ideal behavior, the total volume in liters of the gases at 0 degree centigrade is close to, okay. तो अपन को ना हीलियम से कैलकुलेट करना चाहिए, क्योंकि वेपर प्रेशर गिवन है, अपन को प्रेशर थोड़ी गिवन था, वेपर प्रेशर था। वेपर प्रेशर का मतलब है कि लिक्विड में भी रहा होगा, ये लिक्विड में भी रहा होगा, ये तो इक्विलिब्रियम में रहा होगा, लेकिन हीलियम तो गैसियस स्टेट है ना, तो अपन को हीलियम से कैलकुलेट करना चाहिए। सो फॉर हीलियम नंबर ऑफ मोल्स मेरे पास 0.1 है, इसमें वेपर प्रेशर की जगह अपन को प्रेशर मिल जाएगा, कितना, टोटल प्रेशर इनका 1 एटमॉस्फेयर है और इसका वेपर प्रेशर कितना गिवन है, 0.68, तो हीलियम का वेपर प्रेशर आ जाएगा, हीलियम का प्रेशर आ जाएगा, तो हीलियम का प्रेशर आएगा 0.32, वॉल्यूम मुझे कैलकुलेट करना है और 273 है। अब अपन को कोई डाउट, तो अपन क्या करेंगे, अपन लिखेंगे भाई दैट विल बी इक्वल टू पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, क्योंकि ये वेपर प्रेशर था, अपन को प्रेशर लेना है, तो प्रेशर कितना गिवन है 0.32, ये लो भाई वॉल्यूम आ गया V और नंबर ऑफ मोल्स मुझे 0.1 गिवन है, R हो गया 0.0821 और मल्टीप्लाई कर लो 273 कैलकुलेट, जो भी आएगा आपका आंसर आ गया, V कैलकुलेट कर लो 0.821 ना, ये ऑलमोस्ट 1/12 होता है। तो ये अभी अभी कैलकुलेट किया था अपन ने, 2.27 के आसपास आ रहा था ना, 2.2 के आसपास आ रहा था, 2.27, तो डिवाइडेड बाय 0.32, इसको रिएक्ट करेंगे तो ये 0.3 है, मतलब इसका ऑलमोस्ट 0.3 से डिवाइड कर रहे हैं ना, तो 0.3 मतलब इसको कितना करेगा, मतलब ऑलमोस्ट इसका 3 टाइम्स लेंगे तो कितना आएगा,
7 के आसपास आकर आ गया अपना, हो गया, दैट विल बी अराउंड 7 आ गया अपना, ये आंसर आ रहा है, राइट। अपन को गैस से लिया। अब अपन कहेंगे भाई इसमें ना 9 भी पूछा है आपने, तो 9 की बात करते हैं। 9 में क्या है भाई, 9 में ठीक है, मतलब ये तो एक्चुअली काफी क्वेश्चंस ऐसे हैं जो थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड है। अब थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड है तो अपन ने भी थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा ही नहीं, वो तो इधर ही दे दिया इन्होंने। तो अब अपन इसमें क्या करेंगे कि भाई द पेयर ऑफ आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक का मतलब होता है, मेरे ख्याल से अपन ने क्लास में पढ़ा हुआ है, आइसोकोरिक मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम। तो जरा ग्राफ देखो और उसमें देखो वॉल्यूम कांस्टेंट कब है। तो ये जो ग्राफ अपन को गिवन है ये प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ है ना। तो K और N के बीच में वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहेगा ना, वो स्ट्रेट लाइन होगी ऐसे। तो P और V का ग्राफ दे रखा है आपने, ऐसे बना रखा है ऐसे। तो इधर है K L M N, तो अपन कहेंगे देखो वॉल्यूम N2 K लिखो या K2 N लिखो, वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहेगा ना, यही वैल्यू रहेगी ना वॉल्यूम की। और L2 M या M2 L वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहेगा ना, ये वैल्यू रहेगा वॉल्यूम का। तो वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, तो वो बता रहा है अपन को आइसोकोरिक मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम बता देंगे। नहीं तो वाला, अब आपने 11th वाला पूछा है। 11th वाले में गिवन है फाइंड द वैल्यू ऑफ D इन सेंटीमीटर एज एस्टिमेटेड बाय द ग्राम्स लॉ। क्या है इसमें, अच्छा ठीक है भाई। तो ये ट्यूब अपन ने जैसे ऐसे ग्लास ट्यूब वाला अपन ने क्लास में पढ़ा हुआ है, उन्होंने थोड़ा सा और अच्छे से मॉडिफाई कर, यहां से अपन गैस X को X गैस और यहां से Y गैस, ये टोटल 24 सेंटीमीटर गिवन है। ये अपन को एक डिस्टेंस है जहां पर X और Y रिएक्ट करता है, ये डिस्टेंस है। तो अपन कहेंगे भाई X सपोज D अगर चलेगा तो Y कितना चलेगा, 24 माइनस D। तो रेट ऑफ X डिवाइडेड बाय रेट ऑफ Y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ Y डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ X। क्या अपन को मॉलिक्यूलर मासेस गिवन है, बिल्कुल गिवन है मॉलिक्यूलर मास। तो फिर बचा क्या अपने पास, रेट ऑफ X आ गया अपने पास, D चला, ये D centimeter distance traveled by X is D centimeter per second and distance traveled by Y is 24 minus D। आपसे D पूछा गया है और आपको X और Y के मॉलिक्यूलर मासेस की करनी है, ये लगाया आंसर आ गया। तो इसमें तो कुछ ऐसा था ही नहीं, आप कर सकते थे। अपन ने क्लास में किया ना अमोनिया और क्लोरीन से, अमोनिया और HCl से ऐसा कोई क्वेश्चन किया है? ठीक। 11 के बाद 12 की बात कर रहा है वो, 12 की बात में बोल रहा है वो कि अपने पास 11 में D कैलकुलेट कर लेंगे अपन, तो D इज, ये 2 आ रहा था अपने पास, तो ये 2 है, तो D अपॉन 24 माइनस D हो गया, तो ये हो जाएगा D विल बी इक्वल टू 48 माइनस 2D। तो इधर लेके आता हूं तो 3D इज इक्वल टू 48, तो D विल बी इक्वल टू दैट इज 1 and 6 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर। The experimental value D, the experimental value D is found to be smaller than that of estimate obtained using Gram's law. This is due to, okay, मतलब वहां पर अपन को पैराग्राफ में बहुत कुछ गिवन होगा, आपको पैराग्राफ पढ़ना चाहिए। X and Y are liquid, two liquids with molecular weights of 10 gram and 40 gram. Two cotton plugs, one soaked in X and other soaked in Y, are simultaneously placed at the end of the test tube of length L equal to 24. The tube is filled up with an inert gas. अच्छा, इसमें inert gas भी है, तो इनका inert gas से collision होगा।
है ना, at 1 atmosphere and temperature of 300 Kelvin. The vapor of X and Y react to form the product which is observed. देखो भाई ये 16 चला डी ना, ये 16 चला और ये कितना 8 सेंटीमीटर ही चल पाया, है ना। तो अपन क्या कहेंगे, vapors of X and Y react to form product which is first observed at a distance of d from the plug soaked in X. Take X and Y have equal molecular diameters. अच्छा, X और Y के molecular diameter equal है. Assume the ideal behavior of the inert gas in the two column. अब मैं बता सकता हूँ उसमें क्या होगा. तो लार्जर है ना, उसमें क्या होगा कि अगर X जब इधर मूव कर रहा होगा और अगर वो इनर्ट गैस से ज्यादा कोलाइड करेगा तो उसका मूवमेंट थोड़ा स्लो रहेगा आगे की तरफ, और स्लो रहेगा तो एक्सपेक्टेड वैल्यू से उधर तक जाने का जो डिस्टेंस है वो थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि वही भागना चाहता है लेकिन बीच में अगर कोई मतलब ऑब्स्ट्रक्शन है या कुछ है जिसमें वो टकरा रहा है तो ऑब्वियसली बात है उसका रेट ऑफ ट्रैवल स्लो हो जाएगा. तो लार्जर मीन फ्री पाथ ऑफ एक्स एज कंपेयर टू वाई. मीन फ्री पाथ का मतलब होता है कोलाइजन के दो पार्टिकल के कोलाइजन के बीच में जो डिस्टेंस ट्रेवल करना होता है उस पे मीन फ्री पाथ डिपेंड करता है. तो मीन फ्री पाथ तो नहीं होगा, रीजन क्योंकि भाई मीन फ्री पाथ मतलब दोनों के टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो दोनों के बीच में एक्स और एक्स के बीच में डिस्टेंस एक जैसा होगा. लार्जर मीन फ्री पाथ फॉर वाई एज कंपेयर टू एक्स, नहीं दोनों के साइज एक जैसे हैं तो मीन फ्री पाथ डिफरेंट नहीं होगा. Increased collision of Y with inert gas as compared to X with the inert gas. अपन को इससे कम बताना है. इसका मतलब है कि इसका कोलाइजन ज्यादा बताना पड़ेगा अपन को उससे, क्योंकि अगर ये 16 से कम इधर आ पाएगा तो वो 8 से ज्यादा आएगा, मतलब उसका कोलाइजन कम था इनर्ट गैस से, इसका कोलाइजन ज्यादा था इनर्ट गैस से, तभी ये 16 से कम ट्रेवल कर पाएगा. Increase collision of X with the inert gas as compared to the Y with the inert gas. That is the answer. So answer is D. 15th वाला है, अपन 15th वाले को अब नेक्स्ट टाइम कर लेंगे. चलो इसको, क्योंकि पार्ट 2 भी अभी सेक्शन 2 भी बचा हुआ है और फिर अपन केमिकल इक्विलिब्रियम भी कंटिन्यू कर लेंगे. सो दैट इज ऑल फॉर टुडे. ऑर्गेनिक का क्लास मैं थोड़ी देर में बताता हूँ कब करेंगे अपन, ठीक है. और लेकिन ऑर्गेनिक का क्लास 2 to 3 के बीच में, मतलब 1:30 से 3:30 के बीच में नहीं रख सकते अपन, वो तो स्कूल का. दैट इज ऑल. ठीक है, थैंक यू सर. वेलकम.